हेलो नमस्कार साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो जो 2022 में एमपी टेट का जो पेपर हुआ था वर्ग 3 का, उसके एनवायरनमेंट स्टडीज़ के जो क्वेश्चन लेकर के मैं आपके बीच में आया हूं। तो एक सीरीज के रूप में मैं पर डे आपको क्वेश्चन लेकर के आऊँगा जब तक पूरे पेपर सॉल्व नहीं हो जाते हैं। तो चलिए टाइम ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। जो 60 नंबर का जो क्वेश्चन है उससे आपका एनवायरनमेंट चालू हुआ था। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, असाधारण बच्चों के लिए उपचार के विवरण जो भी हो, हमारा मुख्य कार्य किसी विशेष बच्चों को बनने में सहायता करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सहायता करना चाहिए। एक बार फिर से पढ़ते, असाधारण बच्चों के लिए उपचार के विवरण में जो भी हो, हमारा मुख्य कार्य किसी विशेष बच्चों को बनने में सहायता करना चाहिए। तो फिर ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट, शारीरिक तौर से सक्षम और भावनात्मक रूप से स्थिर। तीसरा, आर्थिक रूप से स्वतंत्र। चौथा है, अपने पर्यावरण के लिए पर्याप्त रूप से समायोजित। तो इसका आंसर क्या है? डी में पर्यावरण, अपने पर्यावरण के पर्याप्त रूप से समायोजित। तो 61 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ईवीएस के व्यापक विषयों के अंतर्गत नहीं आता है? परिवार और रिश्तेदार, पौधे, इसमें मतलब कौन नहीं आता है ईवीएस के व्यापक रूप में? तो एक आश्रय होगा। और चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, तो क्या नहीं होगा ईवीएस के रूप में? निम्नलिखित में से कौन ईवीएस के व्यापक विषयों के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपके पौधे। तो अगला क्वेश्चन 62 लेकर चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन को परिभाषित किया गया है एक बहुविषयक शैक्षणिक विषय क्षेत्र जो पर्यावरण के साथ मनुष्य के संबंध का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करता है। और सेकंड ऑप्शन, नए पर्यावरण घटना का अध्ययन और खोज। तीसरा, सामाजिक, जैविक और भौतिक विज्ञान का अध्ययन। और डी में सम्मिलित रूप से विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। तो इसका आंसर जो है एक फर्स्ट हो जाएगा, एक बहुविषयक शैक्षणिक क्षेत्र जो पर्यावरण के साथ मनुष्य के संबंध का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करता है। तो अगला क्वेश्चन, एक गैर जलवायु कारक है। एक गैर जलवायु कारक कौन सा है? दबाव, आर्द्रता, नमी और भूमि अवक्रमण। भूमि अवक्रमण। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, भूमि अवक्रमण। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सही है? फर्स्ट है भूजल का ह्रास। दूसरा, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना। सी में वन क्षेत्र में वृद्धि करना। डी में प्रदूषण कम करना। तो आंसर क्या है? प्रदूषण कम करना। तो निम्नलिखित में से किस अनुसार वायुमंडल में 79% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन है? किस अनुसार है? तो वह फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे। क्या देखेंगे? आयतन, वॉल्यूम। सेकंड है वेट। तीसरा है डेंसिटी, भार। चौथा है घनत्व। तो तीसरा घनत्व, तो चौथा वेग। तो इसका आंसर क्या होगा? आयतन, वॉल्यूम फर्स्ट में आंसर होगा इसका। तो अगला, निम्नलिखित में से क्या जंगल का कार्य नहीं है? सतह से वर्षा जल के प्रवाह को कम करना, मिट्टी के कटाव को रोकना, स्थानीय तापमान को नियंत्रित करना, ध्वनि प्रदूषण कम करना। तो इसका आंसर क्या है? डी में ध्वनि प्रदूषण को कम करना। ठीक है मित्रों। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? जल चक्र, कार्बन चक्र, फास्फोरस चक्र, ऑक्सीजन चक्र। तो इसका आंसर क्या होगा? फास्फोरस चक्र। अगला क्वेश्चन, चांगपा पहाड़ों पर रहने वाली एक जनजाति शंकु के आकार के तंबू में रहती है जिसे याक के बालों से बुना जाता है और एक साथ सिला जाता है और डंडों से बांधा जाता है। फिर करीब 2 फीट गहरी जमीन पर टेंट लगाया जाता है। उनके तंबू को क्या कहा जाता है? तो उनके तंबू को क्या कहा जाता है? रेबो, चांगथंग, तासी, जुले। तो इसके क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? रेबो। ठीक है ना मित्रों। तो अगला क्वेश्चन है, चांगपा अपनी भेड़ बकरी को अपने डेरे के पास रखते हैं, वह स्थान क्या कहलाता है? तो
ऑप्शन है फर्स्ट छप्पर, तो सेकंड है घाटी, तीसरा लेक, और जो है डीमा शेका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेक। अगला, श्रीनगर में कई प्रकार के एक नाव में रहते हैं जो अंदर से अलग कमरों वाले घर की तरह हैं, जो मुख्य रूप से डल झील और झेलम नदी में देखा जाता है। तो क्या है इसका? बोट हाउस फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड घाटी, तीसरा खातबंद और तालबरी। तो इसका आंसर क्या है? बीमा घाटी। कोई भी स्थान जिसके लिए ऐतिहासिक और स्थापत्य या सांस्कृतिक के संरक्षण की आवश्यकता होती है क्या कहलाता है? तो इसमें विरासत परिषद, इसका फर्स्ट ऑप्शन विरासत परिषद यही आंसर होगा। सेकंड धनुषाकार, सीमा कोरबेल्ट, चौथा इच्छुक विरासत, फर्स्ट ऑप्शन आंसर था। तो विरासत के प्रति जागरूकता के संबंध में इंटेक का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका कला और सांस्कृतिक विरासत के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्यास, बीमा कला और सहकारी विरासत के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्यास, सीधा स्थापत्य और सुलेख विरासत के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्यास, डीमा पुरातात्विक संचय विरासत के लिए भारतीय न्यास। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन था आंसर। तो भारत संस्कृति ने ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और महिलाओं का गोपनीय और सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सा कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम CRSP, 1987 में राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य और स्वच्छता NWS, 1990 में संपूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यक्रम, 1988 में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और स्वच्छता कार्यक्रम। तो इसका आंसर क्या है? फर्स्ट। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया? 1 जनवरी 2014, बीमा 2 अक्टूबर 2014, सीमा 24 नवंबर 2014 और डी में 15 अप्रैल 2014। तो इसका करेक्ट आंसर था बीमा। तो भारत सरकार द्वारा इनको स्पार की स्थापना किस वर्ष की गई? 1953, 1957, 1960, 1962। तो इसका यही आंसर है 1962। तो TRLS का पूर्ण रूप क्या है, जिसे इसरो के पूर्ववर्ती संगठन द्वारा स्थापित किया गया? तो इसके ऑप्शन ले लीजिए। त्रिवेंद्रमपुरम इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, बीमा थम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, 2 इंजन रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम, बीमा 3 इंजन रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम। तो इसका आंसर था कौन सा? बीमा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष एरोस्पेस एजेंसी अपने देश के साथ सही सम्मिलित नहीं है? कौन सी? CNSA चीन, DLR अंतरिक्ष प्रशासन कहाँ की है? डेनमार्क की। CNES कहाँ की है? फ्रांस की। तो लेपन कहाँ की? इंडोनेशिया की। तो उसका आंसर था बी। तो भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण द्रव्यमान क्या है? कितना द्रव्यमान था इसका? तो आपका ऑप्शन 360 किलोग्राम इसका आंसर होगा। पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह किस वर्ष सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया? कब किया गया? 1957 में। ठीक है ना मित्रों। और इसका अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का कक्षीय जीवन क्या था? 17 साल से थोड़ा अधिक, 17 साल से थोड़ा कम, 18 साल से थोड़ा कम और 18 साल से थोड़ा अधिक। तो इसका ऑप्शन जो है बीमा था, 17 साल से थोड़ा कम। तो SLR-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को किस वर्ष सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया? किस वर्ष प्रक्षेपित किया? 1977, 1980, 1984, 1987। कब का इसका आंसर कौन था? बीमा आंसर है इसका 1980। तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 के अंतर्गत सफल परीक्षण प्रक्षेपित किया गया? तो इसका रोहिणी सैटेलाइट 2, कार्टोसैट 1, कार्टोसैट 2, रोहिणी सैटेलाइट 3। इसका जो आंसर था कार्टोसैट 2। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह कक्षा में पहुंचने में विफल रहा?
SROSS1, SLV3D1, SROSC2, NICUC फर्स्ट। इसका आंसर कौन था? SROS1। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है? इसरो के निम्नलिखित उपग्रहों में विचार करें। रोहिणी उपग्रह RSD-2, रोहिणी उपग्रह RS-1, रोहिणी प्रौद्योगिकी पेलोड रोहिणी टेक्नोलॉजी RTP। निम्नलिखित में से कौन सा मिशन सफल रहा? तो इसका जो आंसर है फर्स्ट एंड सेकंड। इसका आंसर है रोहिणी उपग्रह RSD-2, रोहिणी उपग्रह RSN-1 आंसर होगा इसका। तो अगला क्वेश्चन है, इसरो के निम्नलिखित अंतरिक्ष यान पर विचार करें। चंद्रयान फर्स्ट, मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट उपयुक्त में से किसी PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया गया था? तो इसका ओनली 1, ओनली 2, वर्थ 1 and 2, डीमा है ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका आंसर है फर्स्ट और सेकंड दोनों। इसका अगला क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो निम्नलिखित में से कौन न्यूरो स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL का कार्य है? उपग्रह सैटेलाइट बनाना, ग्राहकों के संबंधित उपग्रह की लॉन्चिंग सेवा प्रदान करना, भारतीय उद्योगों के माध्यम से उपग्रह निर्माण को सुगम बनाना। इसका जो आंसर है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो अगला क्वेश्चन है 87, छोटे समूह में परिचर्चा के दौरान शिक्षक को क्या सुनिश्चित करना चाहिए? छोटे समूह पर चर्चा के दौरान शिक्षक को क्या सुनिश्चित करना चाहिए? हर चर्चा लक्ष्योन्मुखी होना चाहिए। चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए बच्चों के पास विषय के बारे में पर्याप्त जानकारी होना चाहिए। किसी भी दृष्टि या मत का अनादर या उपहास नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर है 1 और 2, केवल 2 और 3। अगला है केवल 1 और 3 और डीमा। इसका जो आंसर है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इसका आंसर है। तो अगला क्वेश्चन, कई छात्र छोटे परिचर्चा का आनंद लेते हैं क्योंकि यह सहकर्मी आधारित संचार है, इससे अंतःक्रियाएं होती हैं, यह शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। तो इसका जो केवल फर्स्ट और सेकंड, डीमा केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 और डीमा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो यही इसका आंसर है। तो कौशल जो छात्र छोटे परिचर्चा के माध्यम से विकसित करते हैं, ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, दोनों 1 and 2 और ना तो 1 ना ही सेकंड। तो इसका आंसर क्या था? सीमा 1 and 2। तो लास्ट क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा EVS शिक्षण अधिगम की अवलोकन पद्धति का लाभ नहीं है? छात्रों को संतुष्ट करना, लेखन कौशल विकसित करना, छात्रों की जिज्ञासा विकसित करना, बच्चों को उनके पर्यावरण का पता लगाने की प्रोत्साहित करना। तो इसका आंसर है बीमा, लेखन कौशल विकसित करना। तो मित्रों, आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन अगर चाहते हैं तो लाइक एंड कमेंट करें, मैं आपको पूरे क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। और सूचना प्रौद्योगिकी के इसी में क्वेश्चन डाले गए हैं एनवायरनमेंट में, लेकिन मैं आपके लिए अलग से क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, उसकी सीरीज, पूरी क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर के। थैंक यू मित्रों, जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।